हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। दैट नर्सिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस आए थे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और इस सब्जेक्ट में रिलेटेड टू नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये तो आप लोग 11th-12th से पढ़ के आते हो, राइट। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड एक थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना है, बिकॉज नॉर्मली बाकी सारे सब्जेक्ट तो सभी लोग कर लेंगे, बट इसमें जो अच्छा कर जाएगा उसका स्कोरिंग मार्क्स बढ़ जाएगा और उसको अच्छी रैंक की वजह से अच्छा कॉलेज भी अलॉट होगा, राइट। तो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा आपको इसमें कमांड हासिल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वही यहाँ पे मैंने रखे हैं बोथ लैंग्वेज में, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नर्सेज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टूवर्ड्स। नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? ऑप्शंस है डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल या सोसाइटी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नर्सेज जो होती हैं उनका मेन रोल जो होता है वो पेशेंट के लिए ही होता है, ठीक है। नर्सेज किसके लिए काम करिए? पेशेंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके लिए होगी? पेशेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी बोलूँगी कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करना और कमेंट में मुझे भी बताना कि आपने आउट ऑफ जितने मैंने बताया उसमें कितने करेक्ट किए, ठीक है। बाकी कोई अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैं तो उनके आंसर बता रही हूँ, तो फिर आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स? नर्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? ऑप्शंस है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति या फिर डिसिप्लिन अनुशासन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एम्पैथी। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आ जाता है, सिंपैथी एम्पैथी ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है। एम्पैथी में क्या होता है कि हम अपने आप को पेशेंट की जगह रख के देखते हैं कि भाई उसकी फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, और सिंपैथी मतलब होता है पेशेंट के दुख में शामिल हो जाना। तो हमें सिंपैथी नहीं दिखानी है पेशेंट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, तो हम उसके साथ बैठ के रोने नहीं लगेंगे, तो ये सिंपैथी हो गई। हमें सिंपैथी नहीं दिखानी, हमें एम्पैथी दिखानी। इसका मतलब ये कि हाँ, हमें उसके दर्द को समझना है और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। तो उसके दर्द को समझना मतलब उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना एम्पैथी कहलाता है। और सिंपैथी वो होता है कि एज इट इज़ जो पोजीशन में वो है, रो रहा है तो हम उसके साथ रोने लगे, वो हंस रहा है तो हम उसके साथ हंसने लगे। तो हम एज अ नर्स ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एम्पैथी यानी समानुभूति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंड हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट, यानी हाथों की सफाई सबसे अधिक किसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी होती है? ऑप्शंस गिवन है पेन यानी दर्द, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, ब्लीडिंग रक्तस्राव या एंजाइटी चिंता। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज इन्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग हाथ धुलेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था, 2023 में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो एम्स नर्सिंग में भी आ चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? यानी कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? मतलब कि यहाँ पे ये है कि बिना लिखे, बिना बोले आप कैसे किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे आप संचार कर सकते हो? ऑप्शंस है टॉकिंग, राइटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, रीडिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव। आप बिना बोले लिखे इसी तरह से तो कम्युनिकेट कर सकते हो, आप दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, उसके चेहरे के भाव को देख के समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो दर्द में है, वो खुश है या वो गुस्सा है, हम ऐसे ही तो समझ पाएंगे। तो फेशियल एक्सप्रेशन इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमरजेंसी सिचुएशन द नर्स शुड फर्स्ट, आपातकालीन स्थिति में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है कॉल रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, इन्फॉर्म डॉक्टर,
डॉक्टर को सूचित करना, असेस पेशेंट, मरीज का आकलन करना, या स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन यानी रिकॉर्ड शुरू करना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन्फॉर्म डॉक्टर। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नर्स, उसका क्या रोल होगा कि वो अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी ताकि वो डॉक्टर उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज फॉलोड वाइल मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है इसका? रोगी की गोपनीयता बनाए रखने में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है गोपनीयता, यानी पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए? ऑप्शंस गिवन है, जस्टिस यानी न्याय, ऑटोनॉमी, फेडिलिटी, वेरासिटी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी यानी कि फेडिलिटी। निष्ठा, सत्यता, ये सब होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए पेशेंट के लिए, तभी हम कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करेंगे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन होगा फेडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज टू। नर्स को पेशेवर सीमाएं क्यों बनाए रखनी चाहिए? पेशेवर मतलब नॉर्मली जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो सीमाएं हमें क्यों बना के रखनी चाहिए? ऑप्शंस है, अवॉइड कम्युनिकेशन, संचार से बचने के लिए, मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखने के लिए, इंश्योर एथिकल केयर, नैतिक देखभाल सुनिश्चित करना, या फिर रिड्यूस वर्कलोड, कार्यभार कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंश्योर एथिकल केयर, नैतिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना चाहिए एज अ नर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इज मोस्ट इफेक्टिव, यानी संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हैंड वॉशिंग करना, या फिर गाउन पहनना। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। तो सबसे सही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या जो बोल सकते हो मोस्ट इफेक्टिव जो मेजर होता है इन्फेक्शन से बचने के लिए वो होता है हैंड वॉशिंग। जितना ज़्यादा हम हैंड वॉश करेंगे, हाथ धुल के रखेंगे, उतना ज़्यादा हम इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से दूर रह सकते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, बाकी मास्क, ग्लव ये सब भी हमें बचाते हैं इन्फेक्शन से, लेकिन ज़्यादा अगर हम प्रायोरिटी प्रभावी की बात करें तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा हैंड वॉशिंग। फिर है, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ़ अ पेशेंट रिफ्यूजेस ट्रीटमेंट। मतलब यदि मरीज इलाज से मना करे तो नर्स को क्या करना चाहिए? फोर्स ट्रीटमेंट, ज़बरदस्ती इलाज करना चाहिए, इग्नोर पेशेंट, मरीज को अनदेखा करना, रिस्पेक्ट डिसीजन, निर्णय का सम्मान करना, या फिर इन्फॉर्म पुलिस को सूचना देना। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि रेस्पेक्ट डिसीजन। अगर कोई पेशेंट, मान लीजिए उसको हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो दवा नहीं लगवा रहा है, दवा नहीं खा रहा है, तो हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसके निर्णय का सम्मान करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे उसके डिसीजन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में, नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियोज़ में आपको बताए हैं। जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको उसका आंसर भी पता होगा, बट जो बच्चे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि नर्सिंग प्रक्रिया का सही एक क्रम होता है। सबसे पहला आता है असेसमेंट, इसका आंसर बी होगा, इसको समझ लेते हैं। असेसमेंट मतलब कि पेशेंट को पूरी तरह असेस करना, देखना, पहले तो देख परख करना। कोई पेशेंट आपके पास अचानक आया, आप तुरंत दवा तो नहीं लगाने लगोगे ना, पहले उसको देखोगे, असेस करोगे कि उसको क्या दिक्कत है। डायग्नोसिस यानी कि उसके साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षणों को देख के क्या बीमारी हो सकती है, क्या बीमारी है, उसको डायग्नोस करना कहलाता है डायग्नोसिस। ये दूसरा हमारा स्टेप होता है। फिर होता है प्लानिंग। मान लीजिए आपने लक्षण देखे कि उसको खांसी, जुकाम, कफिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो ये हमारी डायग्नोसिस होगी। तो अब हम प्लानिंग किसके लिए करेंगे कि उसको अस्थमा का ट्रीटमेंट देना है, हमें उसको अस्थमा की मेडिकेशंस देनी है, तो ये हमारी प्लानिंग हो गई। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करना। अब मान लीजिए हमने अस्थमा के लिए सब कुछ ट्रीटमेंट प्लान कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसे इसको दवा देनी है, इसको मरीज को हमें शायद एडमिट भी करना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यानी उनको लागू करेंगे उस पेशेंट पे। फिर लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन, मतलब जो भी हमने प्लानिंग प्लॉटिंग की है दवाइयों की या जो भी एडमिट की और हमने जो उसे लागू किया है पेशेंट पे, तो उसका कुछ असर हो रहा है पेशेंट पे या नहीं हो रहा है, उसका आउटकम कैसा आ रहा है, गुड या बैड, तो वो होता है इवैल्यूएशन। तो ये एक सीक्वेंस होता है हमारी नर्सिंग प्रोसेस का, यानी कि असेसमेंट,
डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये पूरे 5 स्टेप होते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर विच पोजिशन इज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। बेहोश मरीज के लिए कौन सी स्थिति उपयोग में लाई जाती है, उपयोग की जाती है। करेक्ट, इसमें पहले तो ऑप्शन देखते हैं, सुपाइन, प्रोन, लेटरल या फाउलर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, लेटरल। क्यों? हम लेटरल मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशन इज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। बेहोश मरीज के लिए कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है। ऑप्शन है, सुपाइन सीधा लेटाना, प्रोन उल्टा लेटाना, लेटरल पार्श्व मतलब टेढ़ा करके लेटाना, फाउलर यानी थोड़ा सा सर को उठा देना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी यानी लेटरल। हम उसको टेढ़ा करके पार्श्व आधा उसको टेढ़ा करके लेटाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पेशेंट बेहोश है, तो बेहोशी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सांस लेते वक्त जो भी उसके मुंह में झाग या सलाइवा होता है वो उसके ट्रैकिया में जाने के चांस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पेशेंट अचेत अवस्था में है या बोल सकते हैं बेहोश है। तो ऐसे में क्या होगा, ट्रेकिया में उसके सलाइवा फंस सकता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम उसे साइड पोजीशन देंगे तो जो सलाइवा है वो मुंह के एक तरफ से निकल जाएगा बाहर की तरफ, वो ट्रैकिया में जाके नहीं फंसेगा, जिससे को जो पेशेंट है उससे रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, उसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट आने से हम बचा सकते हैं, डिस्निया की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जिससे कि उसकी डेथ से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका का मतलब पोजीशन हम दे सकते हैं ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में याद रखना है हमें कौन सी लेटरल या साइड लाइन पोजीशन देनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मीन्स। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है, गिविंग एडवाइस सलाह देना, लिसनिंग एक्टिवली ध्यान से सुनना, इग्नोरिंग पेशेंट मरीज को नज़रअंदाज करना, आर्ग्यूइंग बहस करना। तो करेक्ट आंसर होगा सी, लिसनिंग एक्टिवली ध्यान से सुनना। मतलब अगर हम एज अ नर्स पेशेंट से बात कर रहे हैं या उसकी बीमारी वो आया है हमारे पास, तो हमें उसकी बात को ध्यान से पहले सुनना है, क्योंकि अगर हम ठीक से सुनेंगे नहीं तो हम पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। इसीलिए एक 2022 में ऐसा क्वेश्चन भी आया था सेम इसी से रिलेटेड कि एक नर्स को कैसा होना चाहिए। उसमें कुछ ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था गुड लिसनर, ये उसका करेक्ट आंसर था। उसे गुड लिसनर होना चाहिए, अच्छे से पेशेंट की बात को सुनना चाहिए, वही है लिसनिंग एक्टिवली। क्योंकि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़रूरी है। आईपीआर मेंटेन जब तक हम नहीं करेंगे, हम कैसे उसको पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। इसीलिए अच्छे से पहले सुनना है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का क्या एग्जाम्पल है। तो पहली बात तो हमें नोजोकोमियल इन्फेक्शन पता होना चाहिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है जब हम मान लीजिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गए हैं, तो वहाँ पर हम एडमिट होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर एडमिट कर लेता है पेशेंट को हॉस्पिटल में। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मान लीजिए उसको पहले से लिवर प्रॉब्लम था, कुछ हेपेटाइटिस वगैरह था, एडमिट होने के 48 घंटे बाद उसे खांसी जुकाम बुखार भी हो गया, या सांस लेने में दिक्कत हो रही, सांस की प्रॉब्लम भी होने लगी, कोई और बीमारी, उसने अस्थमा वगैरह पकड़ लिया वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, एक बीमारी तो वो लेके गया था, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसे एक और बीमारी हो गई। तो ये एक तरीके से नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्वायर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, मतलब हॉस्पिटल में होने वाली बीमारी। ठीक है, तो अब आप इसका ऑप्शन ठीक लगा सकते हो। ऑप्शन है इन्फेक्शन एट होम, इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, इन्फेक्शन फ्रॉम फूड, इन्फेक्शन फ्रॉम वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होने वाली बीमारी। बस इसके दोनों नाम याद रखना, आपसे यहाँ पे नोजोकोमियल की जगह हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में हमें पता है क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या यही हमसे सेल्सियस में पूछ लेता तो 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों में हमें पता होना चाहिए। फिर है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल गिविंग मेडिकेशन।
मेडिकेशन यानी दवा देते वक्त हमें किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी यानी गति, शुद्धता, लागत या उपलब्धता। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एक्यूरेसी, शुद्धता। आप कितनी एक्यूरेसी से मेडिकेशन दे रहे हैं। एक्यूरेसी मतलब हमें गलत दवा नहीं देनी है, हमें टाइम से देनी है, सही पेशेंट को देनी है, सही डोज देनी है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी इनमें से एक चीज़ भी गड़बड़ हुई ना तो पेशेंट को ठीक करने के बजाय हम उसे और बीमार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? मतलब कि निम्न में से कौन सा संचार में बाधा है? ऑप्शन है लैंग्वेज डिफरेंस, लिसनिंग, आई कांटेक्ट या स्माइल। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ए, लैंग्वेज डिफरेंस। अगर हमें भाषा में अंतर है, मान लीजिए पेशेंट कोई बाहर से आया, साउथ साइड का है या और कहीं का है, उसे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है, आपको सिर्फ हिंदी आ रही है, या आप इंग्लिश में बोल रहे हो, पेशेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से हम पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं काफ़ी बार। तो इसीलिए बोलते हैं नर्सेज को एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो आनी चाहिए और कुछ नहीं, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर टू। नर्स को मरीज की देखभाल का रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए? ऑप्शंस हैं सेव टाइम, समय बचाने के लिए, लीगल रिकॉर्ड, कानूनी रिकॉर्ड के लिए, अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, इन्फॉर्म रिलेटिव, रिश्तेदारों को बताने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी इसका, लीगल रिकॉर्ड। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हॉस्पिटल में आप लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपकी जो भी टेस्ट वगैरह हुए वो सारी चीज़ें रखते हैं ना, डिजिटली भी रखते, कंप्यूटर में भी, और वो इसीलिए होता है कि मान लीजिए कल को कोई मेडिको लीगल केस हो गया या कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपके पास हॉस्पिटल में एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ आपने ऐसे ऐसे पेशेंट का ये ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, इसलिए हम लोग लीगल रिकॉर्ड के लिए डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एथिकल प्रिंसिपल मीन्स डू नॉट हार्म? हानि ना करना किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मैलिफिशेंस और जस्टिस। तो करेक्ट आंसर होगा नॉन मैलिफिसेंस यानी अहिंसा। तो ये हमारा एथिकल प्रिंसिपल होता है जो डू नॉट हार्म को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर? सीपीआर में पहला स्टेप क्या होता है? तो सीपीआर क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें से पूछ रहा पहला स्टेप क्या होगा। तो पहले तो हमें स्टेप्स पता होना चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक होती है ABCD। ए से होता है एयरवे, यानी उसकी वायु मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है वो चेक करना, एयरवे क्लियर होना चाहिए। बी से ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। सी से सर्कुलेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन चेक करते हैं। डी से डिफिब्रिलेटर। एट द लास्ट आपने देखा होगा 2 आयरन जैसी वो होती है मशीन्स जैसा, उसको हम उसके चेस्ट पे लगाते हैं और उसको कार्डियक अरेस्ट से हम वापस लेके आते हैं। या आपने टीवी वगैरह में काफ़ी बार देखा होगा ऐसे। तो ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है? एयरवे क्लियरेंस देखना। तो सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। लास्ट पूछ लिया था तो डी से डिफिब्रिलेटेड हो जाता, तो इसका डिफिब्रिलेशन उसका करेक्ट आंसर होता। लेकिन अभी यहाँ पे हमसे फर्स्ट पूछा है तो एयर होगा। देन विच वाइटल साइन इंडिकेट्स फीवर? इसमें पूछ रहा है कौन सा वाइटल साइन बुखार को दर्शाता है। ऑप्शन है लो पल्स, हाई टेम्परेचर, लो बीपी, हाई रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ा है बॉडी का तो मतलब उसको फीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर अ नर्स इन क्रिटिकल केयर? क्रिटिकल केयर में नर्स के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? राइटिंग, ऑब्जर्वेशन, सिंगिंग या फिर ड्राइंग? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। तो ये सबसे ज़रूरी स्किल होता है नर्स के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड अ नर्स डू बिफोर एनी प्रोसीजर? यानी किसी प्रक्रिया से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? परफॉर्म हैंड हाइजीन, हाथ धुलना चाहिए, कॉल डॉक्टर को बुलाना, या फिर टेक लीव, छुट्टी लेना, या फिर इन्फॉर्म फैमिली, परिवार को बताना। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, दैट इज परफॉर्म हैंड हाइजीन। अभी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स पेशेंट रिकवरी मोस्ट? मरीज की रिकवरी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? हॉस्पिटल बिल्डिंग का,
यानी अस्पताल भवन का, नर्स एटीट्यूड, इक्विपमेंट, या फिर कॉस्ट यानी लागत। तो करेक्ट आंसर होगा बी, नर्स एटीट्यूड, नर्स का व्यवहार। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं दवा नहीं तो दुआ काम कर गई। दवाइयाँ यानी मेडिकेशन तो हमें करना है, लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारा उससे बिहेवियर कैसा है, वो भी उसकी ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए आप सब टाइम से दवा दे रहे हो, सब कुछ आपने किया, सर्जरी वगैरह में हेल्प की, सब कुछ, लेकिन आप उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, वो आप एक रूड नर्स हो, आप उसे डांट रहे हो, उसको चिल्ला रहे हो, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से वो जितना बीमार है उससे ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड पेशेंट को रिकवर करने में यानी उसको ठीक होने में हेल्प करता है। तो नर्सिंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तो बी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय नर्स, नर्स के द्वारा मनोवैज्ञानिक सहायता का उदाहरण क्या है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब मनोवैज्ञानिक सहायता। तो ऑप्शन है गिविंग इंजेक्शन, इंजेक्शन देना, लिसनिंग टू पेशेंट, मरीज को सुनना, राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना, क्लीनिंग वार्ड, वार्ड साफ करना। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लिसनिंग टू पेशेंट। आप एक पेशेंट को अच्छे से सुन रही हैं, अगर सुनेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात को समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको मनोवैज्ञानिक सहायता देगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं नर्सिस को गुड लिसनर होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर ऑल 24 क्वेश्चंस जो आपके जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी 120 में 24 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के ही आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताए। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस में से ही हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।